में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेसन फर्स्ट का ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ें। ठोस अवस्था को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, द्रव्य। द्रव्य क्या चीज होती है? देखिए, जो भी ब्रह्मांड है हमारा, जो भी प्रकृति है, उस प्रकृति में जो भी पदार्थ है वो सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका भी द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका भी द्रव्यमान होता है, वो वस्तु क्या कहलाएगी? हमारी द्रव्य कहलाएगी। इस प्रकार द्रव्य जो है वो प्रकृति में मौजूद सभी पदार्थ है। द्रव्य जो है, उस द्रव्य की बात करें हम तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं तीन। एक को बोलते हैं हम ठोस अवस्था, एक को बोलते हैं हम द्रव अवस्था और एक को बोलते हैं हम गैस अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस अवस्था है उसी को ही हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ठोस अवस्था क्या चीज होती है? हम किसी भी द्रव्य को जो डिफाइन करते हैं और अवस्थाओं को डिफाइन करते हैं, उसके लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। एक उसके अवयवी कण की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, और दूसरा जो कारण है वो है अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसको हम ऊष्मीय ऊर्जा से समझेंगे। अब ये दो ऊष्मीय ऊर्जा कैसे प्रभावित करेगी इन अवस्थाओं को? देखें, जो ठोस अवस्था होती है, उस ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था होती है, यानी अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं और बहुत ही पास पास होने के कारण इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। यानी इनको हम अगर अवयवी कण बोलें तो इन अवयवी कणों में इस तरह से व्यवस्था पाई जाएगी और ये व्यवस्था होने के कारण इनकी एक निश्चित आकृति होगी। यहाँ पर अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हैं? बिल्कुल निकटतम व्यवस्थित है। बात करें द्रवों में तो द्रवों में जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित होने के कारण इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में इसको रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। और गैसों में जो अवयवी कण होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं, इसलिए इनका ना तो कोई आकार होता है। अब बात करें हम यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा की, तो गैस के कणों के मध्य ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है? ऊष्मीय ऊर्जा जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों को दूर दूर करने का प्रयास करती है और जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं वो अवयवी कणों को पास लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम तो ठोस अवस्था में जो अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है और ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। अब ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होने के कारण ये कण एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते और आकर्षण बल इनको पकड़कर रखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण एक निश्चित आकृति और आकार इनका होता है। जबकि द्रवों की बात करें तो द्रवों में ऊष्मीय ऊर्जा का मान थोड़ा ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसके कारण कण थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। लेकिन गैस में ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत ही ज्यादा होने के कारण अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक नहीं रह पाते हैं। तो ठोस अवस्था क्या चीज हुई? द्रव्य की एक अवस्था हुई। द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण निकटतम व्यवस्थित होते हैं और निकटतम किसके कारण व्यवस्थित होते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बलों के कारण होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के कारण निकटतम व्यवस्थित होते हैं, वह अवस्था
ठोस अवस्था कहलाती है। अब बात करें प्रकृति में मौजूद तत्वों की या पदार्थों की, तो प्रकृति में जो पदार्थ हैं वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है। जैसे बात करें हम NaCl की, तो NaCl कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। बात करें हम H2O की, तो H2O प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन प्रकृति में गैस अवस्था में पाई जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक पदार्थ की अवस्था कमरे के तापमान पर प्रकृति में निश्चित होती है, लेकिन हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, ठोस में आपस में चेंज किया जा सकता है। बात करें हम ठोस की लक्षणों की, तो ठोस अवस्था के कुछ लक्षण हैं, वो क्या है? पहला लक्षण ये है कि ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। और इन दोनों का कारण क्या है? कई बार बोर्ड एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका आकार आयतन निश्चित क्यों होता है? तो उसका एक ही कारण है कि इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होने के कारण इनके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। इसके अलावा दूसरा गुण ये कठोर होते हैं, असंपीड़े होते हैं। असंपीड़े का मतलब क्या है? असंपीड़े का मतलब यह है कि अगर कोई पदार्थ पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं और उसके कारण उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, टूटना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ टूटना नहीं है कि आपने किसी पर दाब लगाया और वो टूट गई, ये कोई दाब का प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए और वो दाब का प्रभाव वापस से हटा लेने पर वो पुनः अपनी स्थिति में लौट आए, तो वो कहलाएगा उसका दाब का प्रभाव यानी संपीड़िता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे मान लो ये हम डस्टर की बात करें, डस्टर क्या है? एक ठोस है, क्योंकि एक निश्चित आकृति है इसकी, एक निश्चित आयतन घेरा हुआ है इसने। अब अगर इस पर हम प्रेशर डालें तो प्रेशर के कारण क्या है? इसके अवयवी कण और नजदीक जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर अगर हम दाब का प्रभाव लगाएं तो दाब का प्रभाव के कारण इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप आवश्यकता से अधिक दाब लगा दोगे तो टूट जाएगा, तो वो संपीड़िता गुण नहीं होगा। संपीड़िता गुण में क्या होता है? वापस से अपनी स्थिति में वो लौट आता है। तो यहाँ पर हम देखें, दाब लगाएं, इस पर प्रेशर लगाएं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है? असंपीड़े, यानी जो ठोस अवस्था है यानी ठोस है वो असंपीड़े प्रकृति के होते हैं। बात करें अंतरा आणविक आकर्षण बल, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल इनमें प्रबल होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है और इस प्रबल आकर्षण बल के कारण ही ये क्या कर रहे हैं? एक आकार और आयतन रख रहे हैं। बात करें हम एक ऊष्मीय ऊर्जा की, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान इसमें बहुत ही कम होता है। ये दो कारक ही किसी भी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं, एक तो अंतरा आणविक आकर्षण बल और एक ऊष्मीय ऊर्जा। इन दोनों के कारण ही पदार्थ की एक निश्चित अवस्था होती है। अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम है तो वो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में रहेगा, और अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो वो गैस अवस्था में चला जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ की अवस्था को दो कारक उत्तरदायी रहते हैं। अब बात करें हम ठोस के प्रकारों की, तो ठोस के दो स्पेशल प्रकार हैं। ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस और एक को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यहां पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें हम आभासी ठोस भी कहते हैं। साथ ही एक नाम और दिया गया है इनको, अधिशीतित द्रव। अधिशीतित द्रव भी इनको कहा जाता है।
अब देखें यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों में क्या चीज है। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण, अब पहली बात तो अवयवी कण का अर्थ क्या है। अवयवी कण का मतलब यह है कोई भी परमाणु हो सकता है, अवयवी कण अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, यानी अणु, परमाणु या आयन वो क्या कहलाते हैं, उसके अवयवी कण कहलाते हैं। और अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि भैया अणु, परमाणु के आयन नहीं समझ में आता है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है वो कण कहलाएंगे अवयवी कण। जैसे मान लो हम बात करें मोतीचूर के लड्डू, तो जो लड्डू है वो किससे बना हुआ है, उन दानों की व्यवस्था के कारण बना हुआ है। तो वो दाने क्या हैं, जो दाने हैं वो दाने क्या हैं, एक तरह से अवयवी कण है, जिसकी नियमित व्यवस्था के कारण, उनके व्यवस्थित करने के कारण हमें क्या प्राप्त हो गया, एक लड्डू तैयार हो गया। तो इस तरह से जो अणु, परमाणु या आयन है वो अवयवी कण हो सकते हैं। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित व्यवस्थित होते हैं। नियमित व्यवस्था से मतलब ये है जैसे एक धनायन है तो दूसरा ऋणायन रहेगा, फिर धनायन होगा, फिर ऋणायन रहेगा, इसी तरह की व्यवस्था पूरे क्रिस्टल जालक में रहेगी। यानी एक निश्चित क्रम के बाद में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होती है और इस पुनरावृत्ति को हम बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, उन क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न होता है, जिसकी एक निश्चित अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति होती है और उसे हम बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। अब बात करें इस दीर्घपरासी व्यवस्था के कारण, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के कारण इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, यानी इनकी ज्यामिति का मतलब आकृति इनकी निश्चित होती है। बात करें इनके गलनांक और क्वथनांक की, तो क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित ज्यामिति के कारण जो गलनांक होंगे वो निश्चित होंगे, यानी एक निश्चित तापमान पर ही ये गलना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा इसमें एक विशेष गुण और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विषम देशिकता। अब ये विषम देशिकता क्या चीज है? विषम देशिकता का अर्थ यह है कि किसी भी पदार्थ में अगर हम भौतिक गुणों का मापन करें, जैसे इसी की बात करें हम, जैसे इसमें धनायन ऋणायन व्यवस्थित है एक निश्चित क्रम के बाद में। अब अगर हम इसमें से किसी प्रकाश पुंज को गुजारें या किसी भौतिक गुण का मापन अलग अलग दिशाओं में करें, जैसे हमने इस दिशा में भौतिक गुणों का मापन किया और एक हमने इस दिशा में भौतिक गुणों का मापन किया। जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि इस दिशा में जाने पर धनायन ऋणायन इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में जाने पर इस में यहाँ पर लगातार ऋणायन हो रहे हैं और लगातार धनायन चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिशा में जो भौतिक गुण होंगे वो इस दिशा के भौतिक गुणों से भिन्न आए जाएंगे, क्योंकि अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक दिशा में जो कण है उनकी प्रकृति भी परिवर्तित हो गई है और प्रकृति परिवर्तित होने के कारण जब हम इनके भौतिक गुणों का मापन करेंगे तो वो भी अलग अलग प्राप्त होंगे और इसी गुण को बोलते हैं हम विषम देशिकता। शेष हम अगली क्लास में लेंगे।